सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं या फिल्में देखते हैं या सीरियल देखते हैं या बाहर कभी जाते हैं, कोई नाटक ड्रामा या रामलीला या ऐसी कोई भी चीज़ को जब देखते हैं या किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे मन में उस तरह के भाव पैदा होते हैं। जैसे अगर हंसी की बात कही जाए तो हम हंसने लगते हैं, कहीं पर रोने जैसे घटना अगर दिखाई दे तो हमारा मन भी उस तरह से थोड़ा कारुणिक हो जाता है। कहीं पर लड़ाई झगड़े की बात है तो हमारे मन में जोश पैदा हो जाता है। जैसे जैसी घटना होती है वैसे ही मतलब हमारे मन में भाव पैदा होता है। इनको ही मतलब रस बोलते हैं, हमारे मन में उस तरह के भाव पैदा होना। तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं भी हैं, ठीक है, जिनको पढ़ने पर हमारे मन में उत्साह पैदा होता है। जैसे झांसी की रानी की कविता पढ़ी थी आपने, सिंहासन लूटे राजवंशों ने भक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, हुई हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी कविता की तो ऐसी ही एक जोश भरी कविता है जो मन में क्रांति के भाव को पैदा कर दे, ठीक है, आपको बेचैन कर दे। ऐसी एक कविता है जो कक्षा 7 के बसंत में लगी हुई है, पाठ 20 विप्लव गाया। विधा है इसकी कविता और इसके जो कवि हैं उनका नाम है बालकृष्ण शर्मा नंदी। जब भी किसी का उपनाम लिखा जाता है या पदनाम जैसे हम लिखते हैं तो वो क्या है कि उपनाम जो हमेशा इस तरह से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। विराम चिन्ह जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है या एकल उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है, या तो किसी की कही हुई बात को अपने ढंग से कहने पर, ठीक है, वैसे का वैसा ना कह पाए, अपने ढंग से कुछ कहें तब उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं, या फिर जैसे कि उपनाम होते हैं इनको, ठीक है। तो ये जो कविता है बहुत ही शानदार कविता है, ठीक है, विप्लव की कविता है। विप्लव का मतलब होता है उथल पुथल, या विप्लव का मतलब होता है विद्रोह, या उसको आप कह सकते हैं मतलब जो सब कुछ को बदल दे। जब उथल पुथल होगा क्या होगा, सब कुछ पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, ठीक है। उपद्रव होता तो क्या होता है, जो शासन है उस तरह से पूरा भंग हो जाता है, शासन की जो सारी व्यवस्थाएं होती है चरमरा जाती है, टूट जाती है। क्रांति में क्या होता है, पुरानी सत्ता उखड़ती, नई सत्ता स्थापित होती है, ठीक है, सब कुछ पुरानी चीज उखड़ जाएगी। तो विप्लव गीत है ये, ठीक है, मतलब विद्रोह का गीत है, क्रांति का गीत है। गायन मतलब होता है गीत, ठीक है। तो विप्लव का मतलब क्या हुआ, विप्लव का मतलब हुआ पाठ में समझिए, इसका मतलब हुआ विद्रोह, या आप इसको क्रांति भी कह सकते हैं। और गायन का मतलब क्या है, गायन का मतलब है गीत, गायन का मतलब इसको गाया जाए, ठीक है, गायन का मतलब क्या है, गाया जाए, ठीक है। तो गीत जो है वो गाया जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग पहले ही चलते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की तरफ, उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है, इनका जन्म 8 दिसंबर 1857 को, 8 दिसंबर और 1897 1897 को भयाना ग्राम ग्वालियर में हुआ, ठीक है, भयाना ग्राम कहाँ, ये ग्वालियर में। ग्वालियर जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद उनके जो पिता थे, पिता का नाम था क्या, पिता का नाम था जमुना लाल शर्मा, जमुना लाल शर्मा। और ये नाम द्वारा में जो है वहाँ गीत वगैरह गाया करते हैं, ठीक है। वैष्णव थे लोग, वैष्णव परिवार से बिलोंग करते थे। इनको ब्रज भाषा, खड़ी बोली और संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ब्रज भाषा, खड़ी बोली
और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था इनको, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी को। और इनका जो अध्ययन अध्यापन है वो माधव कॉलेज उज्जैन और क्राइस्ट चर्च कानपुर से हुआ। ये कवि, गद्यकार, राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे। इनकी रचनाएं हैं अपलक, वासी और है आपका कुमकुम उर्मिला, कुमकुम उर्मिला आदि की रचनाएं हैं। रश्मि रेखा, और मतलब ये गद्यकार थे, कवि थे, राजनेता थे, पत्रकार थे, राजनीतिक थे, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे एक तरह से। सम्मान मिला इनको, पद्म भूषण सम्मान मिल चुका है। पद्म भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। और स्वभाव में बड़े ही गुस्सैल थे, मतलब जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो कहते हैं कि इनके आसपास जो बड़ा हंसी खुशी का माहौल होता था, लेकिन कभी कभी अगर किसी बात पर नाराज हो जाते थे तो इनके गाल लग जाते थे, फड़फड़ाने लगते थे, इनकी भुजाओं में मतलब कंपन होना शुरू हो जाता था ऐसा। 29 अप्रैल 1960 को इनकी मृत्यु हुई। तो ये तो था थोड़ा सा बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में। अब हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ, ठीक है। देखते हैं कविता को। कविता को पहले हम लोग बात पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, लय में। देखिए कविता की खासियत है, कविता की खासियत क्या है कि अगर आप कविता को लय में पढ़ेंगे, मतलब कविता को अगर आप तेजी से पढ़ेंगे, बोल बोल कर पढ़ेंगे, तो फिर कविता की आपको लय और तान समझ में आती है, उतार चढ़ाव समझ में आता है। और अगर आप कविता को चुपचाप पढ़ेंगे तो फिर उसको कविता का अर्थ समझ में आता है कि कविता क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो पहले हम इसको बोलकर जोर से पढ़ेंगे, ठीक है, इसके सुर, लय और ताल को समझेंगे, उतार चढ़ाव को समझेंगे, फिर बाद में इसकी व्याख्या करके उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। कंठ रुखा है महानास का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, हृत्तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणकी चिंतामणि। आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, ध्रुव विलास में महानास के पोषक सूत्र परख आया हूं। बहुत ही बेहतरीन कविता लगी, सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। वीररस की कविता है ये। तो आइए थोड़ा सा इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। देखिए तान का मतलब होता है, तान का एक मतलब तो होता है संगीत या खिंचाव, ठीक है ना। तान का मतलब है संगीत। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल, उथल पुथल का मतलब क्या होता है? उथल पुथल का मतलब होता है भगदड़, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, ऐसे, ठीक है। तो उथल पुथल का मतलब भगदड़। और ये जो है ना, ये उथल पुथल जो है यहाँ पर परिवर्तन की बात कर रहा है, यहाँ उथल पुथल परिवर्तन, कविता में परिवर्तन की बात कर रहा है, बदलाव की बात कर रहा है। तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। अब एक शब्द है हिलोर, हिलोर का मतलब क्या होता है? लहर। तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। उथल पुथल को आप ऐसे थोड़ा सा उलट पलट भी समझ सकते हैं, चीजों को उल्टा पलटा कर दिया जाए तो उससे क्या होता है? परिवर्तन पैदा होता है उससे, ठीक। तो ये कविता के माध्यम से कवियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं
जो सभी रचनाकार हैं उनको संबोधित करते करेंगे, ऐ कवियों, अब तुम कुछ ऐसी तान सुनाओ, कुछ ऐसा संगीत सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे सब कुछ उलट पुलट हो जाए, सब कुछ परिवर्तित हो जाए, सब कुछ बदल जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, ठीक है। विप्लव गायन है, जब हम पूरी कविता को जब भी हम पढ़ते जाएंगे हमारे दिमाग में ये सब जरूर रहना चाहिए। पूरी कविता इसके इर्द गिर्द ही है, इसी शब्द पे टिकी हुई है पूरी कविता। कविता का पूरा केंद्रीय भाव यही है, और इसका मतलब हमें क्या होता है, तो विद्रोह या क्रांति, ठीक है, या बदलाव समझिए, उलट पुलट की स्थिति जो है। तो कवि जो है, जो ये रचनाकार हैं जो कविता लिखी, तो कवियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ऐ रचनाकारों, ऐ कवियों, ऐसा समय आ गया है कि अब आप कुछ ऐसी तान सुनाओ, कुछ ऐसा संगीत सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे कि सब कुछ बदल जाए, सब कुछ परिवर्तित हो जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। समुद्र में या कभी नदी किनारे आप देखते हैं, ठीक है, या पानी जब ऊपर से गिर रहा होता है तो क्या होता है, पानी नीचे गिरता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे जाता है, फिर वो मतलब पानी रुकता नहीं है, और लहर आती है, एक हिलोर इधर से आती है, एक हिलोर उधर से, ठीक है। लहर एक दूसरे में आती समाहित हो जाती है, पता नहीं चलता कि वो लहर गई कहाँ। पानी को आप गिरते हुए देखेंगे, निकलेगा, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पानी भी आपके से टकराएगा, पता नहीं चलता। तो वो विद्रोह की बात करें, क्रांति की बात करें कि तुम कुछ ऐसी बात कहो जिससे समाज में जो है एक परिवर्तन की लहर पैदा हो जाए, क्रांति की लहर पैदा हो जाए, और क्रांति की शुरुआत यहाँ से भी हो, क्रांति की शुरुआत वहां से भी हो, हर जगह केवल क्रांति ही क्रांति न जाए, समाज में एक बदलाव की लहर दौड़ जाए। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी रचनाकार जिनका जन्म आजादी से पहले का 1897 का इनका जन्म है, इसका मतलब है जो 1857 में जो क्रांति हुई 1957 में, उस क्रांति की बातें इनको पता। जैसे आज हम इतने बड़े हो गए हैं, आज आजादी को इतने वर्षों बीत गए, तो क्या हम उस बात को नहीं समझते, या स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता आंदोलन को नहीं समझते? हम समझते हैं, ठीक है। उस जमाने में लोगों ने जो अपना बलिदान दिया, ठीक है, जो कुर्बानियां दी और जितनी मुसीबतों से लड़े, वो सब समय समय पर हम उनको याद करते रहते हैं, उन लोगों को, ठीक है। उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथियां मनाते हैं, तो हम उस समय को भी याद करते हैं कि इन लोगों ने, आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं उसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट सहे हैं, ठीक है। तो इनको भी वो बात पता नहीं होगी। और फिर उस समय जो है देश अंग्रेजों का गुलाम भी हो गया था, तो अंग्रेजों का गुलाम था, और गुलामी की जंजीरें जो उसमें जकड़ा हुआ था भारत, हर व्यक्ति कुछ नया चाहता था, स्वतंत्रता चाहता था। तो ये कविता जो है स्वतंत्रता की ही बात करती है। क्रांति किस लिए है? क्रांति इसलिए कि जो पुरानी व्यवस्था है उसको उखाड़ के फेंक दो और नई व्यवस्था को पैदा करो। और पुरानी व्यवस्था क्या है? यही, ठीक है। तो ये सब बातें इस कविता के माध्यम से परिलक्षित होती हैं। और साथ में एक बात और भी है, ठीक है। एक बात क्या है वो देखिए, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें, दो अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। यहां पर एक शब्द आया मिजराबें, मिजराबें। मिजराबे का मतलब होता है जो सितार होता है, सितार का जो तार होता है। आपने देखा होगा जो माँ सरस्वती के हाथ में जो वीणा है, ठीक है, सितार जो है, ठीक है, उस सितार का जो तार होता है उसी को कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम तंबूरा बोलते हैं, ठीक है। तो सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। अब उनका जो रचनाकार है वो कह रहे हैं कि हमारी जो वीणा है, ठीक है, जिससे हम संगीत पैदा करते हैं, उसमें संगीत पैदा नहीं है, उसमें चिंगार, उसमें आग निकल रही है। और आग किसकी है? क्रांति की आग, ठीक है। मिजराबे टूटी हैं, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी। जो तार है वो टूट चुका है। कैसे टूट चुका है? कि जो जिसे संगीत सुनाई देता था, मधुर संगीत, अब वो संगीत नहीं सुनाई देगा, वो तार ही टूट गया है, ठीक है, उसको बजाने के कारण। और जो है मेरी दोनों उंगलियां ऐंठ गई हैं कि सावधान हो जाओ, मेरी जो वीणा है उसमें अब क्या चिंगारियां आन बैठी, मतलब कि अब क्रांति होने ही वाली है, ठीक है, सभी लोग सावधान हो जाए। मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी। अब यहाँ पर जो है संगीत सुनाई नहीं देगा, वो मधुर मधुर संगीत जिसमें लोग, वो नहीं सुनाई देगा, बल्कि यहाँ पर परिवर्तन की, क्रांति की बात होगी, ठीक है। पुरानी सब चीजों को उखाड़ दिया जाएगा, ठीक है, और नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा, ये वो कह रहे हैं। आगे देखिए, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। कंठ मतलब होता है गला, कंठ का मतलब होता है गला। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत, महानाश का मतलब होता है महाविनाश, वही तो शब्द समझ में आ रहा है। मारक गीत रुद्ध होता है। मारक मतलब है मारने वाला,
रुद्ध मतलब क्या होता है? रुकना, रुकावट। रुद्ध माने होता है रुकना। कंठ रुका है महानाश का मतलब कि जिस गले से महानाश पैदा होगा, ठीक है, जिस गले से वो आवाज निकलेगी, वो क्रांति की बात निकलेगी या कुछ ऐसी बात उठेगी जिससे महानाश हो जाएगा, पूरी धरती में महानाश पैदा हो जाएगा, ठीक है, वो गीत जो है अभी रुका हुआ है, ठीक है। कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हित्तल में, आग लगेगी क्षण में हित्तल, एक शब्द आया देखिए हित्तल। हित्तल का मतलब क्या है? हृदय में, हृदय के तल में। हित्तल हृदय, हृदय धन तल बराबर हित्तल है, ठीक है ना। तो हृदय में इसका मतलब, हृदय में मतलब मन में, ठीक है। मारक गीत रुद्ध होता, आग लगेगी क्षण में हित्तल में, कि जो आग है वो क्षण में कहां लगेगी? हित्तल में, हृदय में आग लग जाएगी, ठीक है। अब क्षुब्ध युद्ध होता है, ठीक है। अब क्षुब्ध, क्षुब्ध जो है, क्षुब्ध का मतलब होता है दुख। लेकिन ये दुख कैसा है? क्रोध जनित दुख है, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे क्रोध जनित दुख। ये क्षुब्ध जो शब्द है ये कैसा भाव है? जब आपको दुख और क्रोध दोनों एक साथ हो तब जो है ये स्थिति पैदा होती है, और ये स्थिति बड़ी भयानक होती है। जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण के लिए, जैसे ये सब आप सब लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे। जैसे आपके घर में अगर कोई छोटा भाई है, ठीक है, उसको डांट पड़ जाए किसी काम को करने के लिए, ठीक है, या उसको बड़े घर में पिताजी हैं या बड़े भाई को एक आध झापट पड़ जाए, ठीक है, तो वो साइड में जाकर चुपचाप रो रहा होगा, ठीक है, मुझे फालतू में मारा गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पिटाई हुई। अब आप जाकर उसको छेड़िए, फिर वो आपको बताएगा कि वो कौन है। जब आप उसको छेड़ेंगे या आप उसको छूने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे कि अरे चलो क्यों फालतू में रो रहे हो, नाटक कर रहे हो, तब वो बताएगा आपको कि मैं कौन हूँ। तो वहां पर क्या है? क्रोध और दुख। मार पड़ने से दर्द हुआ है तो दुख हो रहा है, ठीक है, और उसको लगता है मुझे फालतू में मारा गया, तो मैं छोटा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मुझे मारा गया है, तो वो उसको क्रोध भी है। तो क्रोध और दुख दोनों मिल जाता है, ठीक है। तो वही स्थिति यहाँ पर है। गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने के कारण जो है, ठीक है, एक दुख भी पैदा हो रहा है जो अंग्रेजों पर अत्याचार कर रहे हैं उससे, और क्रोध भी पैदा हो रहा है कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कंठ रुका है महानाश का, कि जिस गले से, जिस आवाज से महानाश पैदा हो जाएगा वो कंठ अभी रुका हुआ है। मारक गीत रुद्ध होता है, और जिस गीत से, ठीक है, सारे संसार में एक मार की स्थिति, सब कुछ मिट जाएगा। मार माने मारने वाला, मिटाने वाला, जो मिटाने वाला गीत है महानाश का, वो अभी रुका है। क्योंकि जब परिवर्तन की बात आती है तो लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। जब भी परिवर्तन, आप कभी भी कोई भी परिवर्तन की बात करें, हमेशा लोग उसे रोकने की बात कहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ रुक नहीं पाती है। जब भी उसको उचित समय आता है वो फलीभूत होती है। तो कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, क्षण माने पल में, बस तुरंत ही, ठीक है, वो बात लोगों को समझ में आएगी, हित्तल में, सबके दिलों में एक क्रांति की भावना पैदा हो जाएगी, ठीक है। आग लगेगी क्षण में हित्तल में। अब क्षुब्ध युद्ध होता है, और अब कैसा युद्ध होगा? दुख और क्रोध से जनित जो है वो युद्ध होगा, ठीक है। मतलब सब कुछ बदल दिया जाएगा, जो पुरानी रूढ़ियां हैं, मानसिकता है, उसको उखाड़ के भी फेंक दिया जाएगा। ये भी एक बात है, ठीक है, इस बात को भी कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है। दग्ध का मतलब क्या है? दग्ध का मतलब है जला। जलना समझिए, ठीक है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर से। रुद्ध माने हमने आपको बता दिया, ठीक है। ज्वलंत का मतलब क्या है? जलाने वाला। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है। क्रुद्ध का मतलब क्या है? क्रोधित। निकली मेरे अंतरतर से। अंतरतर का मतलब क्या है? अंतरतर का मतलब अंतर्मन, ठीक है।
झाड़ और झंखाड़ दग्ध है, मतलब ये जो विद्रोही जो क्रांति का स्वर जब उठेगा तो जो पुरानी मानसिकता है, जो रूढ़ियां हैं, ठीक है, जो लोगों को जकड़े हुए हैं, वो सब कुछ जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जो पुरानी मानसिकता है, ठीक है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है। देखिए इसी तरह की एक बात जो है कक्षा 8 में एक पाठ है बाज और सांप, जहाँ पर बाज जो है स्वतंत्रता को अधिक प्यार करता है और वो घायल होने के बावजूद भी स्वतंत्रता को चुनता है और आसमान, उस गुफा से निकल करके आसमान की छलांग लगा देता है और फिर समुद्र में विलीन हो जाता है, नदी में गिर जाता है। और दूसरी तरफ सांप है जो अपनी खो में चुपचाप बैठा हुआ है और उसकी जो खो है, जो गुफा है, वो सड़ रही है, बदबू कर रही है, वो जो पुरानी मानसिकता की बात। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि झाड़ और झंखाड़ दग्ध, ये जो पुरानी मानसिकताएं हैं वो सब जल रही है, मतलब ठीक है, मतलब वो कल्पना कर रहे हैं कि ऐसी तान हो रही है, ऐसी क्रांति का सर फूट चुका है, चारों तरफ क्रांति पैदा हो गई है, सब पुरानी मानसिकताएं जलकर नष्ट हो रही है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। ये जो क्रांति का स्वर है, क्रांति का जो गीत है, ज्वलंत गायन के स्वर से, मतलब दिलों में आग लगा देने वाला, दिलों में क्रांति की भावना पैदा कर देने वाला ये जो गीत है, उससे पुरानी सब मानसिकताएं टूट रही है। सब लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह पर, ठीक है, और क्रांति के लिए इकट्ठा हो रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था को बदल देंगे, एक नई व्यवस्था कायम करेंगे, ठीक है। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर्तर से। जो गीत रुका हुआ था, तो उस गीत की जो तान है, वो संगीत जो है उसकी लय कैसी है, क्रोधित है, गुस्से वाली है, उत्साहवर्धन करने वाली है, ठीक है, लोगों को प्रेरित करने वाली, आगे बढ़ाने वाली है। लोग गुस्से में क्या करते हैं, लोग गुस्से में उस काम को भी कर जाते हैं जो वो नहीं कर सकते। जब कभी आप फिल्मों में देखते हैं, कभी युद्ध की स्थिति पैदा होती है, दो सेनाएं आपस में लड़ती हैं, तो क्या हंसते हुए लड़ती हैं आपस में, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर के, ठीक है, वो बंदूक से जो है गोलियों को फायर करते रहते हैं, ठीक है, मतलब गुस्से में आकर लोग, कभी आप देखिए तलवार से लोग लड़ते हैं तो गुस्से में, तो जो काम नहीं करने की सोचते हैं कि हमें शायद नहीं कर पाएंगे, उसको भी लोग कर जाते हैं, ठीक है। तो रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर्तर से। जो गीत है जो रुका हुआ था महानाश का, उसकी जो तान है, ठीक है, वो कैसी है, क्रोधित है, उत्साहवर्धन करने वाली, जो मेरे मन से निकली है। कण कण में है व्याप्त वही ईश्वर। कण कण में है व्याप्त, व्याप्त का मतलब उपस्थित या मौजूद। स्वर का मतलब यहाँ पर संगीत से, ठीक है, स्वर का मतलब सुर समझिए या संगीत समझिए, एक ही मतलब, स्वर ही संगीत है, ठीक है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही ध्वनि, वही संगीत, पूरे सृष्टि में जो है कण कण में वही ध्वनि, वही क्रांति का स्वर, ठीक है, उपस्थित है, मौजूद है, ठीक है। रोम रोम गाता है वह ध्वनि, मेरा रोम रोम, जो मनुष्य है उनका रोम रोम जो है क्या, उसी ध्वनि को गा रहा है। ध्वनि यहाँ पर धुन है, यहाँ पर जो ध्वनि शब्द है इसका भी मतलब संगीत से है और धुन से है। वो जो परिवर्तन की लय है, परिवर्तन की जो धुन है, ठीक है, ध्वनि का मतलब यहाँ पर धुन से है, संगीत से है। और कैसा संगीत है ये, विप्लव, परिवर्तन का, विद्रोह वाला, क्रांति वाला, ठीक है। तो रोम रोम में, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, कण कण में है व्याप्त वही ईश्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है काल कूट फणिकी चिंता। और उसी गीत को कौन गाता रहता है, कालकूट माने विष को धारण करने वाला नाग। फणी मतलब होता है नाग, कालकूट का मतलब होता है विष। कालकूट का मतलब होता है विष, फणी का मतलब होता है फन, और फन किसको होता है, नाग को होता है, इसलिए इसका मतलब है नाग, ठीक है। सर कालकूट फणिकी चिंतामणि, चिंतामणि क्या है, चिंतामणि एक विशेष प्रकार की मणि होती है जिसको चिंतामणि कहते हैं। कहते हैं कि वो मणि ऐसी होती है कि जिसके पास वो होती है आप उससे किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो कालकूट फणिकी चिंतामणि, वही तान गाती रहती है, जो सर्प जो है, ठीक है, विष को धारण करने वाला जो सर्प है, ठीक है, तो वो जो है उसकी जो चिंतामणि है, ठीक है, कालकूट फणिकी जो चिंतामणि, जो सभी इच्छाओं को पूरा कर देने वाली, वो भी उसी, मतलब कालकूट का मतलब विष को धारण करने वाला जो सर्प है, और उसके सर के ऊपर क्या है, एक मणि है जो चिंतामणि है, जो सभी इच्छाओं को पूरा करती है। वो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली मणि भी जो है कौन सा गीत गा रही है, वो इस परिवर्तन के गीत को गा रही है, विप्लव गायन के गीत को गा रही है, ठीक है। तो देखिए एक बात और भी है, जो सनातन परंपरा, हिंदू परंपरा, उसमें ये कहते हैं कि जो धरती है वो शेषनाग के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तो
जो शेष नाग है, ठीक है, वो भी परिवर्तन की ही बात कर रहे हैं। फणी तो उन्हीं के पास है, जो ना फणी माने जो मणि है वो तो उन्हीं के पास है। मणि का मतलब रत्न भी होता है, ठीक है। तो वो जो मणि है जो सभी इच्छाओं को पूरा करती है, जिससे आप सारी इच्छाएं पूरा कर सकते हैं, वो मणि जो है वो कौन सा गीत गा रही है? वो विप्लव गीत गा रही है, ठीक है। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। सब इच्छाओं को पूरा करने वाली वो चिंतामणि भी चाहती है विप्लव हो, कि शेषनाग जरा सा हिले डुले तो धरती जो कांपने लगती है, उसको कंपन पैदा होता है, ठीक है, महाविनाश पैदा होने लगता है। आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया, ठीक है। राज का मतलब होता है रहस्य, राज का मतलब है रहस्य। आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया। भ्रू विलास, भ्रू विलास का मतलब होता है भावों को नचाना। भावों को नचाना, अभी मैं बताता हूं आपको इसका मतलब। भ्रू विलास में महानाश के पोषक, पोषक का मतलब क्या है? यहाँ पर पोषण देने वाला, ठीक है, जो पोषित करे। और यहाँ पर पोषक का मतलब क्या है? नव निर्माण से ही। सूत्र, सूत्र का मतलब क्या है? यहाँ पर सूत्र का मतलब यहाँ पर नियम है। सूत्र का मतलब तंतु भी होता है, सूत्र का मतलब धागा भी होता है, सूत्र का मतलब रेशा भी। यहां पर नियम से समझिए इसको, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं। जो रचनाकार है वो अपनी कल्पना से आगे को देख रहा है, आगे को समझ रहा है कि आगे क्या होगा, अगर ये क्रांति की स्थिति पैदा होगी तो आगे क्या होगा, तो बता रहे हैं। आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया। भ्रू विलास का मतलब होता है भावों को नचाना। ये शब्द क्यों कहा गया? देखिए सनातन परंपरा में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, इन त्रिदेवों की अवधारणा है। ब्रह्मा जो है वो रचनाकार है, वो सृष्टि की रचना करते हैं। जो विष्णु है वो पालनहार है, ठीक है, वो पालन करते हैं, हर व्यक्ति को भोजन पहुंचाना, उसको जीवन, उसके जीवन को आगे बढ़ाना, ये काम किसका है? ये विष्णु का है। और महेश जो है वो संहारक है, वो मृत्यु को देवता, वो नष्ट करने वाले, महाविनाश करने वाले। अगर उनकी ये भावें जरा भी त्रुटि तन जाए या भावें टेढ़ी हो जाए तो तुरंत जो है तांडव शुरू हो जाता है। आपने कभी फिल्मों में या कभी सीरियल वगैरह में देखा होगा, शिव का तांडव, जब वो तांडव करती है, उन्हें क्रोध आता है तो दूर दिखाता है कि लहरें बहुत ऊंची उठने लगती हैं, पहाड़ टूटने लगते हैं, ज्वालामुखी फूटने लगते हैं। तो क्यों ऐसा है? वो महानाश की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मृत्यु को देवता है, वो महानाश पैदा करते हैं। प्रकृति का, लोग बोलते हैं प्रकृति का तांडव शुरू हो गया। तो तांडव क्या है? ठीक है, महानाश है वो तांडव। तो जो शिव है, जब उनकी भाव है वो नचाते हैं अपनी भावों को ऐसे ऐसे करके, तो महानाश शुरू हो जाता है। मतलब इतने मात्र से ही महानाश शुरू होने लगता है। भ्रू विलास में महानाश की। और देखिए एक बात और भी है, यहाँ पर जो भावों को नचाने की बात है, वो कहने का मतलब है कि जो लोग हैं जब वो क्रांति के गीत को सुनेंगे तो उस पर काम करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, व्यवस्था को बदलेंगे, चहलकदमी करेंगे, ठीक है, तो उनका यहाँ से वहां आवागमन होगा, वो भ्रू विलास होगा, ठीक है, उथल पुथल होगी, ये चीज इधर वो चीज इधर, ऐसा सब कुछ होगा। तो उससे क्या होगा? महानाश पैदा होगा। महानाश कैसा? पुरानी व्यवस्थाओं का, ठीक है, गुलामी का, ठीक है, महानाश पैदा होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया, ठीक है, भ्रू विलास में महानाश के। अब जो भ्रू विलास में जो महानाश होगा उसका पोषक सूत्र में परख आया, ठीक है, कि भ्रू विलास में क्या छिपा हुआ है? महानाश। और महानाश का पोषक सूत्र जो है, जो उसको पोषण देने वाला, जो नव निर्माण की बात है, वो जो उसको पोषित करेगा, ठीक है, उसको मैं परख आया हूं, जांच लिया हूं मैंने। पहले परखना का मतलब क्या होता है? जांचना, ठीक है। सूत्र का मतलब क्या है? नियम। वो जो नियम है, वो जो एक पतला रेशा है जिससे वो जुड़ा हुआ है, उसको मैं समझ आया। मतलब ये कह रहे हैं कि जब ये महानाश होगा, जब ये प्रलय होगी, ठीक है, जब ये क्रांति होगी, तो पुरानी सारी व्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी, पुरानी रूढ़ियां टूट जाएंगी, ठीक है। जैसे वो कहा कि झाड़ और झंखाड़ दबता है, ठीक है, तो ये सब चीजें टूट जाएंगी, जलकर नष्ट हो जाएंगी, और एक नई व्यवस्था, गुलामी खत्म हो जाएगी, स्वतंत्रता आएगी, और एक नई व्यवस्था पैदा होगी, ठीक है, एक नई व्यवस्था जन्म लेगी। तो ये जो कविता है बच्चों, ये विकास की बात करती है, गतिशीलता की बात करती है, परिवर्तन की बात करती है, क्रांति की बात करती है, ठीक है। और क्रांति का मतलब क्या होता है? आमूलचूल परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन नहीं जो धीरे धीरे हो, एक ही बार में एक व्यवस्था नष्ट हो जाए और दूसरी व्यवस्था बन जाए। तो ये विकास की बात करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं जब भी कहीं विकास होता है तो विकास से पहले विनाश होता है। देखिए सड़कें बन रही हो, मकान बनाना, तो क्या होता है? मिट्टी को खोदा जाएगा, पहले पूरा उबड़ खाबड़ कर दिया जाएगा,
पहाड़ों को, जंगलों को काट करके खेतों के बीच से सड़कें निकलती, नहरें निकलती हैं, पुल बनते हैं, क्या होता है? सबको पहले महान, पहले उनको नष्ट किया जाता है। विनाश के बाद ही विकास संभव है। विकास की पहली शर्त है विनाश। विनाश होगा तभी विकास संभव है, ठीक है। तो जैसे अभी देखिए, आज कोरोना काल है, लाखों लाखों लोग मर रहे हैं, ठीक है। लोगों ने कभी सोचा नहीं था, महाविनाश चल रहा है, लेकिन इससे विकास भी पैदा हो रहा है, ठीक है। विकास हो रहा है नई नई चीजों का, ठीक है। तो ये कविता बहुत अच्छी है बच्चों, आप लोग इसको पढ़ें और पढ़ करके इसके प्रश्नों को भी देखें, ठीक है ना। और प्रश्नों के उत्तर जो है कविता के माध्यम से खोजने का प्रयास करें।